एक अनटचेबल मुख्यमंत्री बने या वो सांसद बने और प्रधानमंत्री बने, ये कैसे बर्दाश्त होगा। ये जो नए संसद में नए संविधान के साथ ये जो शपथ लेने की इनकी जो चालबाजी साजिश है इन मनुवादियों की, वो विफल होने वाली है। नई संसद में भारत का पहला दलित प्रधानमंत्री शपथ लेगा और पुराने बाबा साहब के संविधान से इस तरह की ये उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। कि सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये जो है बसपा की लहर आने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसे हास्यास्पद ले रहे हैं क्योंकि एक सीट 12% वोट 11% वोट। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बहन जी का बीएसपी का जो वहाँ पर कैडर है और जो उनका वोट भी है, आप परसेंटेज मत लगाओ, आप ये देखो कि उनका जो अपना कैडर, उनका अपना नाम और उनकी अपनी जो मान्यताएं हैं दलित समाज में और दलित समाजों के अलावा दूसरे भी मुस्लिम समाज में और दूसरे जनरलों में भी और ओबीसी में भी जो उनकी पकड़ है, वो पकड़ को देखिए, वो थोड़ी कुछ समय के लिए हवा में बहुत सारे पत्ते उड़ जाते हैं, बहुत सारे दरख्त उखड़ जाते हैं, कुछ गलतियां भी होती हैं, मगर अब उनको दुरुस्त करने के लिए बीएसपी ने, बहन जी ने कमर कस ली है। और आपने देखा होगा पिछले 10 दिन के भीतर बहुत सारे मुस्लिम लीडर पार्टी भी ज्वाइन की है और बड़े बड़े पार्टी के लीडर भी वापस आने वाले हैं। ये सब चर्चाएं चल रही हैं। बहन जी खुद अब सड़कों पे आ गई है, अभी छोटे निकाय चुनाव के लिए, जबकि कभी सीरियस नहीं लेती थी बीएसपी छोटे निकाय चुनावों को। कल पहली बार ऐसा हुआ कि बहन जी ने स्वयं आकर के पूरे तमाम जो ब्लॉकों के जो अध्यक्ष हैं, लोग हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको कह दिया है कि जो भी कैंडिडेट चुने जाएंगे उनकी एक लिस्ट वहाँ भेजी जाएगी। तो अब वो एक्टिविटी जो थोड़ी बहुत किसी वजह से डिस्टर्ब हो गई थी, अब पूरी तरह से शुरू हो गई है। अब देखो, बीएसपी दलितों का संगठन है, राजनीतिक पार्टी है, तो उसको बदनाम करने के लिए ये अपर कास्ट, ये मनुवादी निज़ाम, जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम जितनी पार्टियां हैं वो लगी रहती हैं कि अनुसूचित जाति के लोग किसी भी तरह नेतृत्व में ना आए, सत्ता में ना आए। अब देखिए, जो समाजवादी पार्टी भी है, ओबीसी समाज की पार्टी है, अब उसमें ओबीसी कभी नहीं चाहेगा कि भाई ये दलित जो हमसे दलित समाज है वो आगे आकर के राजनीति में आगे पहुँचे या उनके सर पे बैठे, वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम जो दलित हैं, अवर्ण हैं, हम वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं, हमें वर्ण व्यवस्था में भी जगह नहीं है, हम अनटचेबल्स हैं। एक अनटचेबल मुख्यमंत्री बने या वो सांसद बने और प्रधानमंत्री बने, ये कैसे बर्दाश्त होगा। तो इसलिए हमारी लड़ाई चौतरफा है, सबसे लड़ाई है, हमारा हर आदमी दुश्मन है। तो इसीलिए देखिए, हास्यास्पद मैं तो कह रहा हूँ, और हंसो, क्योंकि है ना, जब वो कोई हंसता है ना हमारी बात पे, तो हमें उससे एनर्जी मिलती है, हम ऊर्जा लेते हैं, सबक लेते हैं और हम और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तत्पर रहते हैं, काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग 2018 में मेरे ऊपर भी हंस रहे थे जब मैंने दिल्ली में अपना राजनीतिक मूवमेंट शुरू किया, मगर वो हंसने वाले लापता हो गए और मैं जो खड़ा हूँ अपनी उसी लाइन पर हम खड़े हैं। ना कि अपने कोर वोट से थोड़े ना चुनाव जीता जाता है। नहीं, तो उसके लिए देखो, अभी से प्लानिंग बता दें कि आपको पार्टी प्लानिंग कर रही है, कुछ कर रही है, वो प्लानिंग अभी से थोड़ी सार्वजनिक की जाती है, उनकी लीडरशिप लगी हुई है। क्योंकि पहले ही मुख्यमंत्री बने ना, हम पहले सोशल इंजीनियरिंग का नारा दे करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया और उस समय उन्होंने सत्ता हासिल करी। अब जो नए परिवेश में देखिए, राजनीति पल पल बदलती है, नए नए समीकरण चेंज होते हैं, नई नई चुनौतियां आती हैं। अब देखिए, अब जो नई चुनौती जो अभी ये चुनौती है, हिंदूवादी चुनौती, इससे निपटने के लिए वहाँ किस तरह की रणनीति तैयार होगी, वो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगी। लेकिन एक ऐसा गठबंधन यूपी में हुआ है जिसकी खूब चर्चा हो रही, खतौली विधान, उसकी बात करें, खतौली सीट की जी, जहां पर सीएम योगी ने रैली की, संजीव बलियान, केशव प्रसाद मौर्य वहां बैठे हुए थे जी। फिर भी आरएलडी, चंद्रशेखर और सपा के गठबंधन ने जिता दिया और मायावती ने वहां अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा। देखिए, वो उपचुनाव में उतारते ही नहीं है, कभी नहीं उतारते हैं बीएसपी। और दूसरी बात, जो खतौली है वो जाट बहुल इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और वहाँ पे आरएलडी का अपने आप में पहले से वोट था, और उसके बाद फिर जब वोट जुड़ गया यादवों का, ये वो डबल वोट हो गया, और थोड़ा बहुत वो 200-300 वोट पड़ा होगा, वो अनुसूचित जाति का भी पड़ गया चंद्रशेखर के, उसमें कि 200-300-400 वोट ही पड़ा होगा, क्योंकि बीएसपी का वोटर तो कमिटेड है, वो तो बीएसपी अगर नहीं भी है तो वो बहुत फूक करके वोट करता है। तो इसीलिए उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनकी अपनी लड़ाई है, यादव जाट
वो एक तरफ हो गए हैं। और ये जो हमारा जो दायरा है हमारा अनुसूचित जाति का, हमारी 66 जातियाँ उत्तर प्रदेश में, 66 अनुसूचित जातियाँ प्लस जो इकोनॉमिक वीकर जो ओबीसी समाज है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिसमें कि आपको ये वो हैं क्या कहते हैं, कुम्हार हैं, कुशवाहा हैं, और जी आपके वो हैं क्या कहते हैं उनको, वो ये जो काम करते हैं उसका विश्वकर्मा वगैरह, ये तमाम लोग वो हैं जो आर्थिक कमज़ोर हैं, जो भी बहन जी के साथ आएंगे। और आज मैं एक चर्चा सुन रहा था, एक बहुत बढ़िया चर्चा कि एक वो कह रहे हैं कि जी जब बहन जी वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जब उन्होंने मेंटेन किया टॉप का, तो हर आदमी उनको लीडर मान रहा था, हर जाति का वो लीडर मान रहा था। और आज उसको याद कर रहे हैं कि भैया इस बार बहन जी को ही मौका देना है, क्योंकि जिस तरह किसानों पे हमले हुए, जिस तरह आपने देखा था लखीमपुर खीरी में वो गाड़ी ने वो मस्त हो करके वो सत्ता के नशे में होम मिनिस्टर के बेटे ने कैसे उनको किसानों को रौंद डाला था। अब किसान भी मन बनाए बैठे हैं, जो खेत मजदूर या जो भूमिहीन किसान है, जो कमज़ोर किसान है, छोटी मोटी खेती किसान है, वो सब ने मन बना लिया कि अब की बार बहन जी बीएसपी को मौका देना है। और मुझे तो लग रहा है 80 में से कहीं 70-75 ना आ जाए, मैं तो 85 कह रहा हूँ, कहीं 70 से ऊपर ना चली जाएं, 75 तक का आंकड़ा ना छू लें। बीएसपी की तरफ सब देख रहे हैं, क्योंकि एसपी में भी जब कहते हैं एसपी का भी वो आती है तो उसमें भी थोड़ा गुंडा एलिमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं। मगर एकमात्र बहन जी की सरकार ऐसी रही है, उनका दुश्मन भी इस बात को कहता है कि गुंडा एलिमेंट वो सीमा रेखा से बाहर चले गए। सबसे बड़ी चुनौती अभी है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आरएलडी और चंद्रशेखर और सपा के गठबंधन अगर ये जमीन पर आता है, इसकी खूब हौसले बुलंद है, इसकी सफलता। देखिए आप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आरएलडी और वो उनको तो मैं समझ सकता हूँ कि अपना वो अखिलेश यादव उनकी तो वो समझ सकता हूँ, मगर आप बार बार चंद्रशेखर पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? उसको कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है पॉलिटिकली, उसको कोई अनुभव नहीं है। नहीं, गठबंधन सफल हुआ है तो इसकी वजह से थोड़ी हुआ है। गठबंधन सफल हुआ है तो आरएलडी और वो उस पर सफल हुआ है। हाँ, क्रेडिट इसको भी जाएगा क्योंकि ये भी उसमें था। ऐसे तो हमारे गुर्जर समाज की एक पार्टी है भारतीय वीर दल, वो भी कह रहे हैं जी हम भी थे, वो भी थे उसमें। जब वो कह रहे हैं जी हमने भी वहाँ उसमें जिताया है, गुर्जरों ने भी वोट करा है, तो उसको भी गठबंधन का क्रेडिट जाता है। अगर पूरे यूपी में अगर उतरता है तो फिर जो टक्कर हुई, जो लड़ाई हुई, वो तो फिर ये गठबंधन और बीजेपी। देखिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, गठबंधन की नहीं होगी, असली लड़ाई होगी बीएसपी की, समाजवादी पार्टी, और त्रिकोणीय मुकाबला होगा और बीजेपी के साथ। लेकिन जाति समीकरण तो उधर गए ना, तो नहीं, कहाँ से गए, कहाँ चले गए? देखो बहुजन का वोट चंद्रशेखर को नहीं मिलेगा और लोकसभा चुनाव में तो 0/0 जाएगा, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। और हमारी राह आसान हो जाएगी क्योंकि जाट और यादव जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो एक तरफ हो गए, और जो अपर कास्ट हैं वो बीजेपी में चले गए। जो अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर इकोनॉमिक आर्थिक अन्य पिछड़ा वर्ग, जाट और यादव के अलावा जो वहाँ पर कमज़ोर वर्ग हैं, कुम्हार हैं, जो आर्थिक कमज़ोर हैं, जो वहाँ पर विश्वकर्मा हैं, जो दूसरे और समाज हैं, जो बहुत सारी बड़ी विशाल मौर्यास हैं, दूसरे सुनिए वो तमाम और मुस्लिम मिला करके हमें बहुत भारी बहुमत से बहुत सीटें मिलनी है। 70 से ऊपर मेरा तो विश्वास बढ़ गया, क्योंकि ये जिस तरह ढोल पीट रहे हैं, तो वो ढोल पीटने से इनका जो गठबंधन है इसने हमारी राह आसान कर दी। ये यादव और ये आरएलडी के इसने गठबंधन ने, जाटों के गठबंधन ने, और ये हमारा कर दिया। और दूसरी बात, थोड़े बहुत हो जाएगी ना? नहीं कंफ्यूज नहीं हो जाएगी। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, सपा गठबंधन से या बसपा से? नहीं, पब्लिक कंफ्यूज नहीं होगी। पब्लिक बहुत चालू है, पब्लिक को सब पता है। ये जो जनता है, ये जो पब्लिक है, सब जानती है, इसको सारी चीज़ें पता है। देखिए उनका वोट उनकी तरफ, जो अपर ओबीसी क्लास है, यादव जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, या जाट जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो चले गए उधर उनके साथ, आरएलडी गठबंधन के साथ। और जो अपर कास्ट वोट है वो चला गया उसके साथ, बीजेपी के साथ। और जो अनुसूचित जाति हैं, 66 अनुसूचित जातियां, भारी वोट है उनका और बड़ा वोट है। और दूसरा मुस्लिम समुदाय जो सबसे बड़ा है, वो ना आरएलडी के साथ जाएगा, ना वो उसके साथ जाएगा, उसके बीजेपी के साथ। वो बहन जी के साथ आना है। मुस्लिम वोट इस बार बड़ा मुस्लिम वोट आना है बहन जी के साथ। और जो कमज़ोर आर्थिक रूप से ओबीसी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुम्हार हैं, विश्वकर्मा हैं, और जो आर्थिक रूप से मौर्यास है, जो कमज़ोर हैं, जिनके पर आर्थिक शक्ति कम है, वो लोग बहन जी के साथ आने वाले हैं सारे के सारे। और इसलिए हमारी राह बहुत आसान हो रही है। त्रिपक्षीय लड़ाई होगी। जाट और यादव एक तरफ चले जाएंगे, अपर कास्ट एक तरफ बीजेपी के साथ, और बहन जी और बीएसपी को। अब मुझे तो मैं 50 तक की, 40 से 50 कह रहा था, यहाँ तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल क्लीन स्वीप 70 से 75 के आसपास बीएसपी को 2024 में। और जिस तरह बहन जी अब एक्टिव हो गई, जिस तरह से उन्होंने 10 दिन के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम समाज के बीच में और SC ST के और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में निकाय चुनावों को लेकर जिस तरह से एक्शन
भाषण उन्होंने किया है वो तो एक बहुत ऊर्जा मिलने के लिए, शक्ति मिलने के लिए हमें बहुत प्रेरणादायक है। और लग रहा है 2024 में एक नया समीकरण भारत की धरती पे। और देखो एक बड़े मज़ेदार बात होने वाली है, ये जो नए संसद में नए संविधान के साथ ये जो शपथ लेने की इनकी जो चालबाजी साजिश है इन मनुवादियों की, वो विफल होने वाली है। नई संसद में भारत का पहला दलित प्रधानमंत्री शपथ लेगा और पुराने बाबा साहब के संविधान से इस तरह की ये उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। 10-12% वोट से नहीं, ये तो वोट परसेंट घटते बढ़ते रहते हैं। जब बहन जी जीती थी तब 35% वोट था, 37% वोट था। तो इसलिए ये तो मौजूदा वक्त तो चला गया, मौजूदा वक्त अब नया वक्त आने वाला है। देखिए जो हवा चलती है, बार बार कहता हूँ कि जब हिंदूवाद की हवा चल रही थी, बीएसपी की बीजेपी की हवा चल रही थी, जिन्होंने माहौल बना दिया था, मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। अब कहीं सुन रहे हो नारे? कहीं मोदी मोदी के नारे सुन रहे हैं? कहीं कोई नारे नहीं दिखा रहे। लोग अब त्रस्त हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर देश का खराब हो गया है, बेरोजगारी 70 साल के चरम पे है, महंगाई 70 साल के चरम पर है, रिकॉर्ड फेल कर दिए। भुखमरी ने पूरी दुनिया में अपमानित करा है कि दुनिया में भुखमरी में दूसरे नंबर पे आ गए हैं, है ना। इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, और देखिए लोगों को चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल रही है वहाँ, और महिलाओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं, SC ST के पास रोज़ एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं बहुत भयंकर हो रही हैं। इसलिए बहन जी को सबका पता है शासन कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बहन मायावती से ज़्यादा सशक्त एक प्रबल जो लीडर है पूरे देश में कोई नहीं है। और इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई लीडर आई है तो बहन मायावती आई है, उसके अलावा कोई लीडर नहीं है। सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी की नाकामी से लड़ने के लिए सारे एंटी वोट तो एक तरफ जाने चाहिए ना। ऐसे में तो सपा बसपा इधर तो बढ़ गए फिर। नहीं, वो तो देखिए वो क्षेत्रीय दल है, उनके प्रतिद्वंदी है। नहीं, देखिए वो पहले से प्रतिद्वंदी। देखिए राजनीति में हमारा अपना पक्ष है, हमें देखिए आपको इसको समीकरण को ऐसे समझिए आप। कांसीराम जी ने क्या लकीर खींची थी? 1585 की, ठीक है जी। और हमारे उसमें 4 वर्ग हैं, एक तो जनरल है 15%, एक है 50%, वो है OBC समाज है जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, और हम 22.5% जो हमें रिजर्वेशन मिला है, लेकिन हम एक्चुअल में हैं 35% SC ST का वर्ग हमारा वर्ग है। तो ये तीन जो लड़ाई है, तीनों की लड़ाई, एक्चुअल लड़ाई अब होनी है। उत्तर प्रदेश से पूरे देश का रास्ता प्रशस्त होगा, और ये लड़ाई जो होगी, जो पिछड़ा वर्ग है उसकी अपनी राजनीति है, अनुसूचित जातियों की बहुजन समाज पार्टी हमारी अपनी राजनीति है जिसके हम खुद लीडर हैं, और एक है स्वर्ण समाज की जो बीजेपी है, वो उनकी अपनी लड़ाई है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं बीच में वो BSP बहन जी को समर्थन करेगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे जो कांग्रेस को कुछ राज्यों में उसको 100 से ज़्यादा सीटें मिलनी हैं, और उसके साथ साथ शिवसेना और वो वहाँ पर शरद पवार का गठबंधन, वहाँ NCP गठबंधन वो सपोर्ट करेगा। उधर से वहाँ से आपका जो ये वो पार्टी है उसकी तमिलनाडु में जो पार्टी है स्टालिन की, वो मदद करेगी। इधर से ममता बनर्जी सपोर्ट करेगी, उधर से RJD से वो RJD नीतीश कुमार गठबंधन सपोर्ट करेगा। देखिए 272 से 280 सीटें इस नए गठबंधन को, जो गठबंधन एट ए टाइम पर होगा, उस गठबंधन को मिलेंगी। और पहली बार मेरी उम्मीद है कि इस देश में नया संसद बन रहा है, बड़े अच्छे मौके पे बन रहा है। 2024 में नए संसद में पुराने संविधान से, बाबा साहब के संविधान से बहन मायावती पहली दलित प्रधानमंत्री इस देश में शपथ लेगी। ये 2019 का अगर इतिहास में, जब वो 2019 का चुनाव साथ में लड़ी थी तो 15 सीटें आई थी। उस समय का माहौल दूसरा था। देखिए उस समय के राजनीतिक समीकरण दूसरे थे, और उस समय इसलिए समीकरण दूसरे थे क्योंकि इन्होंने एक लहर, जो हिंदूवाद की लहर जो चली थी, एंटी मुस्लिम जो इन्होंने जहर घोल रखा है उसके अंदर, जो बाइफरकेशन समाज में जो बिखराव हुआ था, उसके चलते तमाम चीज़ें हुई थी। तो इसीलिए जो, और दूसरी बात, जनता इस सरकार को दूसरा मौका देना चाहती थी, क्योंकि पहले उसमें जो इन्होंने नोटबंदी की, फलाने किए, ढिकड़े किए, जिससे जो अव्यवस्था फैली थी, लोगों को लग रहा था कि शायद जो नया जो पीरियड आएगा, ये जो सेकंड टर्म जो आएगा मोदी जी का, इसमें रोजगार की बौछार हो जाएगी, महंगाई सस्ती हो जाएगी और देश तरक्की पे पहुंच जाएगा। अब ये क्या बताते हैं, कोई बात होती है अंतरिक्ष में वो विकास हो रहा है, वो ऊपर दिखाते हैं, लोग देख रहे हैं जी ऊपर बैठ के, और आगे धड़ाम गड्ढे में गिरते हैं। वो तो गड्ढा ही खुदा हुआ है, क्योंकि उनके विकास अंतरिक्ष में हो रहे हैं, विदेशों में हो रहे हैं। वो अगर इतनी छींक भी मारे ना, देखा विदेशों में क्या डंका बज रहा है उस छींक का, वो वहाँ पर जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, वो अमेरिका इनकी तारीफ कर रहा है, और हम भूखे मर रहे हैं, हम बेरोजगार हैं, हम तकलीफ में हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ रोज आए दिन कोई तेजाब डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और हमारे SC ST के ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं।
लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, अव्यवस्था फैली हुई है। मैं तो इनको ये सिर्फ कह रहा हूँ, मैं मोदी जी को सिर्फ एक चुनौती दे रहा हूँ कि दिल्ली के किसी ऑटो ड्राइवर को वहाँ ऑटो में बैठ के उनको बोल दे कि भाई तू मीटर डाउन कर ले अपना। अगर अमेरिका तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा है तो उस अमेरिका के लोगों को यहाँ दिल्ली के ऑटो में बैठना चाहिए। वो ऑटो ड्राइवर किसी भी कीमत पे वो मीटर नहीं डाउन करेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि भैया पेट्रोल के पैसे डबल हो गए, डीजल के गैस के पैसे डबल हो गए, तो वो कह रहा है मैं जनता से वसूलूंगा, क्योंकि सरकार मेरी सुन नहीं रही है, सरकार मेरे मीटर के पैसे नहीं बढ़ा रही है किराए के, तो मैं जनता से वसूलूंगा, मीटर नहीं डाउन करूंगा। तो जितने और आज मैं मोदी जी को चुनौती दे रहा हूँ, भाई अंतरिक्ष में विकास बाद में करना, पहले आप जेब्रा क्रॉसिंग पे, दिल्ली की जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े होकर के जो वहाँ पेडेस्ट्रियन खड़ा हो, पैदल खड़ा हो क्रॉस करने के लिए, किसी गाड़ी को रुकवा करके दिखा दो। और वहीं पे श्रीलंका छोटा सा देश है, मैं गया था, मुझे मौका मिला था, वहाँ पर मैं जब खड़ा हुआ वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बिना रेड लाइट के खड़ी हो गई कि पहले पैदल वाले को जाने देंगे उसके बाद खड़े। तुम्हारी छोटी छोटी तो एडमिनिस्ट्रेशन, तुम्हारी पब्लिक सुनती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रहा है, भ्रष्टाचार आज चरम पे है, आज कोई भी इंस्टीट्यूशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, और आपको फिर कह रहे हो कि आप प्रधानमंत्री बनोगे, ये तो गलत बात है भाई। इसीलिए मेरी उम्मीद है बहन मायावती जी पहले दलित प्रधानमंत्री के रूप में नए संसद में शपथ लेंगी और उत्तर प्रदेश में नया करिश्मा होना है, क्योंकि मैं भी वहीं जा कर के अभी से बैठ जाऊंगा, अपने लोगों में SC ST के लोगों से कहेंगे आपने दुनिया को बनाया है, तुम्हें कुछ नहीं मिला, आज भी गटर में काम कर रहे हो, आज भी ठेकेदारी पे आ चुके हो पक्की नौकरी से, तुम्हारे ऊपर महंगाई का बोझ है, बेरोजगारी का बोझ है, जातिवाद का बोझ है, तुम्हारे ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, तुम्हारी पुलिस नहीं सुनती, प्रशासन नहीं सुनती, न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए एक बार तो मौका दे करके बहन जी को हाथी पर बटन दबाओ और उत्तर प्रदेश की 80 में से 75, 70 और हो सके तो 80 सीटें पूरी ले आओ।